नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है पंधारी यमगिरी ने। पंधारी जी का सवाल ये है कि मैंने स्मॉल कैप फंड में 1000 रुपीज़ की एसआईपी की हुई है, साथ ही एक्सिस मिड कैप में 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1000, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 1000, कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड में 2000 और टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 1000 रुपीज़। और साथ ही मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 में भी 1000 की एसआईपी चल रही है। तो आप मेरी राय जानना चाहते हैं फंड्स पर, और साथ ही आपको इकट्ठे करने हैं 50 लाख रुपए। कितने साल में? 12 साल में। 37 ईयर्स की एज है। देखिए, आपके पास बहुत सारे फंड हैं, और क्योंकि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका एक्सपोजर इंटरनेशनल स्टॉक्स में है, तो मेरे हिसाब से आपको अलग से इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो नेस्डेक 100 फंड में एसआईपी स्टॉप करके और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं। जहां तक सवाल है 50 लाख रुपए एक्यूमुलेट करने का 12 साल में, मैं आपको बता दूं, अगर आप 9000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और हम 12% का रिटर्न एज्यूम करें, अब क्योंकि आप पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे ये नहीं पता कि आपने अभी तक कितनी पूंजी जुटा ली है, लेकिन यदि मैं ये मानकर चलूं कि आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं और 9000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 12% सीएजीआर पर आप 12 साल में करीब 27.73 लैक्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे। और आपका गोल है 50 लाख रुपए का, तो आपको सलाह यह है कि आप एक तो 1000 रुपीज़ अपनी एसआईपी अभी बढ़ा दें 1000 रुपीज़ से। तो आप हो सकता है कि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें आप ऐड कर दें, या फिर थोड़ा सा रिस्क यदि ज़्यादा ले सकते हैं तो आपका स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफ़ी कम है, आप स्मॉल कैप में 1000 रुपीज़ की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो अभी अगर आप 9000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको 10,000 कर दें, और साथ ही हर साल 10% से अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते जाएं, ताकि आपके लिए 12 साल में 50 लाख रुपए जुटा पाना मुमकिन हो पाए। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अरुण कुमार दास ने। अरुण कुमार जी का कहना यह है कि हम अक्सर एसआईपी अमाउंट को बढ़ाने की बात करते हैं, यानी कि हम स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी की बात करते हैं, लेकिन अरुण जी जानना चाहते हैं कि यदि किसी ने शुरुआत में यह ऑप्शन ना लिया हो तो फिर कैसे इसे कर पाना संभव है। देखिए अरुण जी, यदि आपने शुरुआत में टॉप अप एसआईपी का ऑप्शन या स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन नहीं लिया है, तो जो एसआईपी आपने तय की है शुरुआत में, जो फिक्स अमाउंट लिया है, वही चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये बहुत ही आसान है कि कभी भी आप अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी को बंद कर सकते हैं, एसआईपी कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से नई एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आप सेम फोलियो में शुरू कीजिए, तो जैसे आपकी एसआईपी चल रही थी उसी स्कीम में चलेगी, फोलियो नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन जो ऑप्शन है कि स्टेप अप आप शुरू करना चाहते थे वो यहां पर आ जाएगा। तो एक तरीका तो यह है कि आप एग्जिस्टिंग एसआईपी को कैंसिल करके और नई एसआईपी शुरू कर दीजिए। जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो तो इन्वेस्टेड ही है। अगर आप उसी एसआईपी को कंटिन्यू कर रहे होते थे तो भी जो कॉर्पस इकट्ठा हो गया है वो वहां पर था, और यदि आप नई एसआईपी शुरू करते हैं तो पहले का जो कॉर्पस है वो वहीं पर है, तो यहां पे कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप हर साल मैनुअली जितना परसेंट बढ़ाना चाहते हैं उतना एडिशनल एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं सेम फोलियो में। तो यदि आपने एक स्कीम में 5000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की हुई है और अब आप 5500 करना चाहते हैं, तो 500 रुपये की एक फ्रेश एसआईपी शुरू कर दीजिए। अगर उस स्कीम में मिनिमम 500 रुपये से शुरू की जा सकती है तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। 1000 रुपीज़ करना है और ये अमाउंट पॉसिबल है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो एसआईपी कैंसिल करके भी कर सकते हैं और आप एडिशनल एसआईपी भी कर सकते हैं, या आप नई एसआईपी शुरू करते हैं उसकी डेट अलग भी कर सकते हैं। कई बार निवेशक एक ही डेट पर एसआईपी करने की बजाय अलग अलग डेट पर एसआईपी करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको 10,000 रुपये महीने की एसआईपी करनी है, तो एक ही तारीख को करने की बजाय यदि उसे 2500 के हिसाब से 4 डेट्स पर डिवाइड कर दिया जाए तो इससे आपको एक और अच्छा एवरेज मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है।
तो आपके केस में से मैंने बताया, या तो आप मैन्युअली नई एसआईपी शुरू कर सकते हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग एसआईपी को रोककर और फिर स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन चुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अर्चना जी ने। अर्चना जी का सवाल यह है कि वो पहले एक्सिस ब्लू चिप फंड में एसआईपी कर रही थी, लेकिन 1 साल पहले उन्होंने एसआईपी रोक दी है, तो क्या वो अब इस स्कीम से एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में स्विच कर सकती हैं? अर्चना जी, ये निर्भर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है। एक्सिस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है और एक लार्ज कैप फंड का मिनिमम 80% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है, जबकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और इसका जो प्रेजेंट एक्सपोजर है वो अराउंड 62% लार्ज कैप में है और अराउंड 36% मिड कैप स्टॉक्स में है। तो यदि आपका नजरिया लंबा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो बेशक आप ब्लू चिप फंड से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में स्विच कर सकती हैं। और क्योंकि आपने अपनी एसआईपी 1 साल पहले स्टॉप कर दी है, तो यहां पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 1 साल से अधिक का समय हो गया है। साथ ही यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर एप्लीकेबल होगा क्योंकि आप बात कर रही हैं कि 9 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किए हैं या उसकी वैल्यू है। और आप जानती होंगी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एग्जेम्प्टेड होता है। 1 लाख से अधिक का जो भी कैपिटल गेन्स होते हैं उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। और जब आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करती हैं तो उस केस में ये रिडम्पशन और न्यू परचेज माना जाता है, यानी कि एक स्कीम से जिससे आप स्विच आउट कर रही हैं वहां से, यानी कि आप यूनिट्स को रिडीम कर रही हैं और नई स्कीम में आप परचेज कर रही हैं, तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। और यदि हम बात करें स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की, तो सिंस इंसेप्शन, यानी कि ये स्कीम 22 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुई थी और वहां से लेकर अब तक, यानी कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 16 जुलाई 2022 को, तो स्कीम का CAGR 19.89% है। और इस स्कीम का हम यदि सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में टॉप एलोकेशन है, फॉलोड बाय सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और इस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा उस बात को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन ले सकती हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है प्रीतम सिंह जी ने। प्रीतम सिंह जानना चाहते हैं कि यदि उन्होंने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंसेस किए हैं तो उस पर इनकम टैक्स में डिडक्शन कैसे क्लेम किया जा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में कैसे बताना होता है, कौन सा फॉर्म अपलोड करना होता है। प्रीतम सिंह जी, कुछ ऐसी बीमारियां जिनके इलाज के लिए यदि खर्च किया गया हो तो टैक्स पेयर ITR फाइल करते समय अंडर सेक्शन 80DD(B) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और ये जो बीमारियां हैं वो अंडर सेक्शन 11DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन की गई हैं और इसमें मैलिग्नेंट कैंसर भी आता है। तो यदि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आपने खर्च किया है तो उसे अंडर सेक्शन 80DD(B) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ITR के फॉर्म में रिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ध्यान रहे कि जो भी डॉक्टर था जिसने ट्रीटमेंट दिया है उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। हालांकि जब आप ऑनलाइन ITR फाइल करते हैं, ई-फाइलिंग करते हैं, उस वक्त आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होते हैं। यहां पर सिर्फ आपको ऑनलाइन जब आप ITR फाइल कर रहे हैं तो फॉर्म में 80DD(B) के सामने वो अमाउंट टाइप करना होगा, इनपुट करना होगा। लेकिन आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर होना चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी यदि जरूरत पड़ती है तो आप ये बात प्रूफ कर पाए कि रिडक्शन आपने क्यों लिया है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उस पर्सन का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस से
रिम्बर्समेंट लिया है, ये एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं और फिर आप साथ में इनकम टैक्स में भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं होगा। और साथ ही जहां तक लिमिट का सवाल है, तो जिस पेशेंट के लिए ये डिडक्शन क्लेम किया जा रहा है, यदि उनकी एज 60 ईयर से कम है तो लिमिट 40,000 रुपीज की एक फाइनेंशियल ईयर में, और यदि पेशेंट की एज 60 ईयर्स या उससे अधिक है तो उस केस में ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपीस की होगी। और जिस एज की मैं बात कर रहा हूं, ये उस फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर फाइल किया जा रहा है, यानी कि यदि हम बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, तो 31 मार्च 2022 से पहले एज यदि 60 ईयर्स हो गई है तो फिर इस केस में वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है और ये लिमिट 1 लाख रुपीस की होगी, वरना ये लिमिट 40,000 रुपीस की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही एक आपको मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपना सवाल भेजते हैं स्पेशली म्यूचुअल फंड्स को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उसमें 2-3 चीज़ें मुझे ज़रूर बताएं। पहली बात तो ये कि आपका गोल क्या है। जब आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो ये भी तय कर लें कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उस फाइनेंशियल गोल के लिए, कितने साल के बाद, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो क्या है, कैसा है, साथ ही आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। और आप ये भी ज़रूर बताएं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहले से, कई बार ऐसा होता है कि जब सवाल पूछते हैं तो आप पूछते हैं कि मुझे 50 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, आपने मान लीजिए समय भी बता दिया कितने साल के बाद 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि आप जो एसआईपी कर रहे हैं उससे अभी तक कितनी पूंजी इकट्ठा हो चुकी है। आप नई एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करके बता सकता हूं, स्कीम बता सकता हूं, लेकिन आप पहले से कर रहे हैं तो आज तक कुछ अमाउंट इकट्ठा हो गया होगा, उसकी जानकारी भी आप जरूर दें। आप अपने सवाल को विस्तार से पूछें ताकि आपको आंसर सही मिल सके। तो ये 3 चीज़ें तो जो मैंने आपको बताई कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपका रिस्क एपेटाइट, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ साथ आपने अभी तक क्या किया है, कितनी पूंजी जुटाई है, वो मुझे बताना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।